हेलो एवरीवन। बिल्ड आईएएस पीसीएस के करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 25 सितंबर से 9 अक्टूबर 2023 तक के टॉप 10 करंट अफेयर्स को इन डेप्थ में कवर करेंगे। और दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण चीन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह पूर्वी हिंद महासागर का हिस्सा है। दूसरा कथन, यह ताइवान जल डमरूमध्य या स्ट्रेट द्वारा पूर्वी चीन सागर से जुड़ा हुआ है। तीसरा कथन, इसकी सीमा चीन, फिलीपींस और वियतनाम से लगती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, सिर्फ दो, या सभी तीन, या कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इसके डिटेल्स में इसके आंसर को देखते हैं। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं दक्षिण चीन सागर के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित जो दक्षिण पूर्वी एशियाई मुख्य भूमि की सीमा बनाती है। और अगर इसकी सीमाओं की बात करें तो इसकी सीमा चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और वियतनाम से लगती है। यह ताइवान जल डमरूमध्य या स्ट्रेट, इंग्लिश में स्ट्रेट, द्वारा पूर्वी चीन सागर से और लुजोन जल डमरूमध्य द्वारा फिलीपीन सागर से जुड़ा हुआ है। दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर मिलकर चीन सागर बनाते हैं। यह दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला समुद्री मार्ग है, दूसरा सबसे बड़ा इस्तेमाल किए जाने वाला समुद्री मार्ग है। यह फारस की खाड़ी और अफ्रीका से मलक्का जल भूमध्य के माध्यम से सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान तक कच्चे तेल का एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है। अगर हम इसके प्रमुख बंदरगाहों की बात करें तो हांगकांग, सिंगापुर और दक्षिणी ताइवान में काओशुंग, ये इसके मेन पोर्ट्स हैं, मेन पोर्ट्स। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। सिर्फ दो स्टेटमेंट सही है इसमें। जो पूर्वी हिंद महासागर ये गलत है, प्रशांत महासागर में है। अभी हमने देखा प्रशांत महासागर में स्थित है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रवासी नागरिकों, इंग्लिश में कहें तो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, भारत के प्रवासी नागरिकों को भारत आने के लिए मल्टीपल एंट्री और जीवन भर का वीजा दिया जाता है। दूसरा कथन, भारत के प्रवासी नागरिक भारत की संसद का सदस्य होने का हकदार है। तीसरा कथन, भारत के प्रवासी नागरिक भारत में किसी भी अवधि तक रहने के लिए विदेशी पंजीकरण अधिकारी के साथ पंजीकरण से छूट दी गई है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? आपके ऑप्शन हैं केवल एक, सिर्फ दो, सभी तीन, या कोई नहीं। चलिए इसके डिटेल्स में इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। चलिए भारत के प्रवासी नागरिक के बारे में जान लेते हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की मान्यता प्रवासी भारतीयों को दी जाती है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया योजना अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके शुरू की गई थी। यह भारत में दीर्घकालिक वीजा मुक्त यात्रा और रहने की सुविधा प्रदान करता है और कार्ड धारकों को कई विशेषाधिकार देता है जो आमतौर पर किसी विदेशी नागरिक को नहीं दिए जाते हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड के लिए कौन पात्र है उनको देख लेते हैं। एक विदेशी नागरिक जो 26 जनवरी 1950 के समय या उसके बाद किसी भी समय भारत का नागरिक था, जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के योग्य था, ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन ये है कि जो उस क्षेत्र से संबंधित थे जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया, जो ऐसे नागरिक का बच्चा या पोता या परपोता है, ये तीसरी कंडीशन है। चौथे कंडीशन की बात करें तो जो ऊपर उल्लेखित ऐसे व्यक्तियों की नाबालिग संतान है, ये चौथा कंडीशन है। और पांचवा कंडीशन, जो नाबालिग बच्चा है और उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हैं या माता पिता में से एक भारत का नागरिक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक के रूप में वे पात्र हैं। और दोस्तों पेपर में जो है इसका स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। और इसकी पात्रताओं की बात करें तो एक पंजीकृत ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को भारत आने के लिए बहुप्रवेश बहुउद्देशीय जीवन भर का वीजा दिया जाता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे भारत में किसी भी अवधि तक रहने के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी या विदेशी पंजीकरण अधिकारी के साथ पंजीकरण से छूट दी गई है। वह कृषि या वृक्षारोपण संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित मामलों को छोड़कर आर्थिक
वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों में उनके लिए उपलब्ध सभी सुविधाओं के संबंध में अनिवासी भारतीयों के साथ सामान्य समानता का अधिकार है। अब ये जान लेते हैं कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक के हकदार कौन कौन नहीं है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को दोहरी नागरिकता के रूप में गलत नहीं समझा जाना चाहिए। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वोट देने का राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं करते हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। किसी विधानसभा या विधान परिषद या भारत की संसद का सदस्य वे नहीं हो सकते हैं। भारतीय संवैधानिक पदों जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि को धारण करना। वह सामान्यतः सरकार में नौकरी नहीं कर सकते, वे सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। चलिए अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का जो है त्याग कैसे करते हैं। यदि पूर्ण आयु और क्षमता वाला भारत का कोई भी विदेशी नागरिक निर्धारित तरीके से भारत की अपनी विदेशी नागरिकता छोड़ने की घोषणा करता है तो घोषणा केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत की जाएगी और ऐसे पंजीकरण पर वह व्यक्ति भारत का विदेशी नागरिक नहीं रहेगा। जहां कोई व्यक्ति भारत का विदेशी नागरिक नहीं रह जाता है तो भारत के विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारत का विदेशी नागरिक नहीं रह जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिर्फ दो स्टेटमेंट सही हैं इसमें। भारत के प्रवासी नागरिकों को भारत आने के लिए मल्टीपल एंट्री और जीवन भर का वीजा दिया जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। भारत के प्रवासी नागरिक भारत की संसद का सदस्य होने का हकदार है, ये गलत है, उनको हक नहीं है भारत का संसद का सदस्य होने का। और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, भारत के प्रवासी नागरिक भारत में किसी भी अवधि तक रहने के लिए विदेशी पंजीकरण अधिकारी के साथ पंजीकरण से छूट दी गई है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, इसकी स्थापना 1963 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में की गई थी। दूसरा कथन, भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। चलिए दोस्तों इसके डिटेल्स में इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय कॉफी संगठन या इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन भारतीय कॉफी बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, कर्नाटक सरकार के सहयोग से बेंगलुरु में 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, इसीलिए ये चर्चा में है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन की स्थापना 1963 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में और 1962 में पहले अंतर्राष्ट्रीय कॉफी समझौते के अनुमोदन के बाद की गई थी। इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन कॉफी के लिए एकमात्र अंतर सरकारी संगठन है जो निर्यात और आयात करने वाली सरकारों को एक साथ लाता है। यह वर्तमान में विश्व कॉफी का उत्पादन का 93% और विश्व खपत का 63% प्रतिनिधित्व करता है। अगर इसके सदस्य देश की बात करें तो टोटल 49 है, 49 कॉफी निर्यातक और 7 आयातक देश। भारत इस संगठन का सदस्य है। इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। सिर्फ पहला स्टेटमेंट इसका सही है, भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह केवल भारतीय नदियों में पाया जाता है। इसमें एक अत्यधिक विकसित वायु सोनार प्रणाली पाई जाती है जो अपने शिकारों को शिकार का शिकार करने में सुविधा प्रदान करती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। चलिए इसके डिटेल्स में इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। ये चर्चा में क्यों है दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की हालिया प्रकाशन से पता चला है कि 2013 और 2020 के बीच उत्तर प्रदेश में गंगा घाघरा बेसिन की सिंचाई नहरों से 19 गंगा डॉल्फिन को बचाया गया था। यह मीठे पानी की प्रजाति है और दुनिया में पाए जाने वाली कुछ नदी डॉल्फिनों में से एक है। यह नेपाल, भारत और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी प्रणालियों में निवास करती है। इसके सामान्य नाम की बात करें तो ब्लाइंड डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, गंगा सूसू, हीहू, साइड स्विमिंग डॉल्फिन, दक्षिण एशियाई नदी डॉल्फिन इनके सामान्य नाम है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, नेशनल एक्वेटिक एनिमल।
गैंगेटिक डॉल्फिन, ये आप याद रखेंगे दोस्तों फैक्ट। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें एक लंबी पतली थूथन, गोल पेट, गठीला शरीर और बड़े फ्लिपर्स होते हैं। यह मुख्य रूप से मछलियों को खाता है और आमतौर पर मुख्य नदी चैनल की प्रतिधारा प्रणालियों में पाया जाता है। इसकी आंखों में लेंस का अभाव होता है और परिणाम स्वरूप इस प्रजाति को अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है। और दोस्तों अभी हाल में ही 69th बीपीएससी में ये चीज पूछा गया था। उनके पास एक अत्यधिक विकसित बायोसोनार प्रणाली होती है जो उन्हें गंदे पानी में भी मछली का शिकार करने का सुविधा देती है। स्तनपायी होने के कारण गंगा नदी की डॉल्फिन पानी में सांस नहीं ले सकती और उसे हर 30 से 120 सेकंड में सतह पर आना पड़ता है। सांस लेते समय निकलने वाली ध्वनि के कारण इस लोकप्रिय जानवर को सूसू कहा जाता है। और आयुसीएन की अगर बात करें तो ये इंडेंजर्ड या लुप्तप्राय में कैटेगराइज्ड है, इंडेंजर्ड में। इस प्रकार दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें सिर्फ दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कार्ड ऑन फाइनल टोकनाइजेशन किसकी पहल है? आपके ऑप्शन हैं भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। चलिए इसके डिटेल्स में इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड ऑन फाइनल टोकनाइजेशन शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। टोकनाइजेशन से तात्पर्य वास्तविक क्रेडिट और डेबिट कार्ड वितरण को टोकन नामक एक वैकल्पिक कोड से बदलना है जो कार्ड टोकन अनुरोधकर्ता और डिवाइस के संयोजन के लिए अद्वितीय होगा। इसके लाभ की अगर हम बात करें तो टोकन युक्त कार्ड लेन देन को अधिक सुरक्षित माना जाता है क्योंकि लेन देन प्रसंस्करण के दौरान वास्तविक कार्ड विवरण व्यापारी के साथ साझा नहीं किया जाता है। जिन ग्राहकों के पास टोकन की सुविधा नहीं है उन्हें हर बार ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते समय अपना नाम, 16 अंकों का कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि और सीवीवी दर्ज करना होगा। चलिए ये जान लेते हैं कि कार्ड ऑन फाइनल लेन देन क्या है। यह वह लेन देन है जहां कार्ड धारक व्यापारियों को अपनी भुगतान जानकारी सुरक्षित रूप से संग्रहित करने और भविष्य की खरीदारी के लिए कार्ड धारकों के संग्रहित खातों को बिल देने के लिए अधिकृत करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। कार्ड ऑन फाइनल टोकनाइजेशन किसकी पहल है? आरबीआई की। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, केवल राज्य के राज्यपाल को ही राज्य में किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। दूसरा कथन, केंद्र सरकार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्य को निर्देश दे सकती है। तीसरा कथन, किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति वहां के अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित नहीं होती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? आपके ऑप्शन हैं केवल एक, सिर्फ दो, सभी तीन या कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसके डिटेल्स में ये जानते हैं इसके करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन है। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची क्या है। यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अलावा किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के बारे में अगर जाने तो अनुच्छेद 244(1) भारत के राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाते हैं। पहला, जनजातीय आबादी की प्रधानता। दूसरा, क्षेत्र की सघनता और उचित आकार। तीसरा, क्षेत्र की अविकसित प्रकृति और लोगों के आर्थिक स्तर में उल्लेखनीय समानता। और दोस्तों ये अभी हाल में ही 69th बीपीएससी में पूछा गया था। इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेकल किले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, इसका निर्माण गहरे मैरून लेटेराइट पत्थरों से किया गया है। दूसरा कथन, इसका निर्माण मूल रूप से विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा किया गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। चलिए इसका आंसर हम इसके डिटेल्स में देखते हैं। केरल का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का कारवां पार्क केरल के बेकल किले में बनाया जाएगा, इसलिए चर्चा में है।
इसे गहरे मैरून लेटराइट पत्थरों से उत्कृष्ट रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। यह पूरे केरल में सबसे बड़ा संरक्षित किला है। इनका उपयोग इतिहास में दुश्मन को दूर से देखने के लिए किया जाता था और इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में किया गया था। मूल रूप से प्राचीन कदंब राजवंश के शासकों द्वारा निर्मित किला वर्षों में कोलाथिरी राजाओं, फिर बाद में विजयनगर साम्राज्य, उसके बाद टीपू सुल्तान और अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया यह किला। किले के अंदर सबसे प्रमुख संरचना टीपू सुल्तान द्वारा निर्मित अवलोकन टावर है। इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चोंगथांग बांध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह असम में स्थित एक रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है। दूसरा कथन, इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी तीस्ता नदी पर किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है आपके ऑप्शन है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। चलिए दोस्तों इसके डिटेल्स में इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। हाल ही में सिक्किम में एक बड़ी आपदा हुई है जब तीस्ता नदी की बाढ़ से चोंगथांग हाइड्रो बांध बह गया। चलिए चोंगथांग डैम के बारे में जान लेते हैं। चोंगथांग बांध, जिसे चोंगथांग जल विद्युत परियोजना के रूप में भी जाना जाता है, सिक्किम के चोंगथांग शहर में स्थित एक बांध और पनबिजली स्टेशन है, हाइड्रो पावर स्टेशन है। यह 1200 मेगावाट की मेगा तीस्ता स्टेज 3 जल विद्युत परियोजना का एक अभिन्न अंग है जो सिक्किम और पश्चिम बंगाल के लिए बिजली का एक प्रमुख स्रोत है। यह एक रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है जिसे 2017 में चालू किया गया था। बांध की कुल ऊंचाई 817 मीटर और नेट हेड 778 मीटर थी, जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया गया था। तीस्ता चरण 3 जल विद्युत परियोजना के बारे में, यह 1200 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। यह तीस्ता नदी पर स्थित है जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। यह एक रन ऑफ रिवर परियोजना है। परियोजना का निर्माण 2008 में शुरू हुआ और बाद में 2017 में वाणिज्यिक संचालन में प्रवेश किया गया। इस प्रकार से दोस्तों करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट ही सही है, असम में नहीं बल्कि सिक्किम में है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इच्छामती नदी जो हाल ही में खबरों में है, भारत और किस देश के बीच एक सीमा पार नदी है? आपके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। चलिए इसके डिटेल्स में इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग 44 इच्छामती नदी पर ड्रेजिंग कार्य का उद्घाटन किया गया। यह एक सीमा पार नदी है जो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। यह दोनों देशों के बीच एक सीमा के रूप में कार्य करती है। यह अब 3 भागों में है। लंबा हिस्सा पद्मा की सहायक नदी माथाभांगा नदी से बहता है और 208 किलोमीटर तक बहने के बाद उत्तर 24 परगना में हसनाबाद और सतखीरा जिले में देवहटा के पास कालिंदी नदी में मिल जाता है। इच्छामती नदी और उसकी सहायक नदियां बनगांव के पास उत्तर 24 परगना जिले में एक बड़े ऑक्सफोर्ड झील का परिसर का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, बांग्लादेश। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चिनाब ब्रिज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। दूसरा कथन, यह दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। चलिए इसके डिटेल्स में इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी शहर में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्क रेल पुल चिनाब ब्रिज को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, इसलिए ये चर्चा में है। चिनाब ब्रिज के बारे में अगर बात करें तो यह जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौड़ी के बीच स्थित है। 1.3 किलोमीटर लंबा यह पुल चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊपर स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज है, सिंगल आर्क। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। इस पुल को 120 साल की जीवन अवधि के लिए डिजाइन किया गया है। इसे 266 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवा की गति का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह देश की अधिकतम तीव्रता वाले क्षेत्र 5 के भूकंप के बलों को झेलने में भी सक्षम है। इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है
ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें दोनों स्टेटमेंट्स इसके सही हैं। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। दूसरा कथन, यह दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज है। और दोस्तों आप ये फैक्ट याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोजनाकोंडा साइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह आंध्र प्रदेश में स्थित एक बौद्ध स्थल है। इसमें हीनयान, महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म की विशेषताएं हैं। तीसरा कथन, इसमें शंख पहने हुए भगवान गणेश के सिर के साथ काल भैरव की एक आकृति है। ऊपर तो में से कितने कथन सही हैं? आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, सिर्फ दो, सभी तीन या कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसके डिटेल्स में इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बोजनाकोंडा स्थल पर भू निर्माण और पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए 7.30 करोड़ रुपए को मंजूर किया है। यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इस स्थल की खुदाई 1906 में अलेक्जेंडर रीम के तत्वाधान में की गई थी। इसे मूल रूप से बुधनी कोंडा, बुद्ध की पहाड़ी के नाम से जाना जाता था, लेकिन समय के साथ इसे बोजनाकोंडा के नाम से जाने जाना लगा। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो इस साइट की विशेषता यह है कि यह बुद्ध धर्म के तीनों चरणों हीनयान, महायान और वज्रयान की विशेषताओं को दर्शाती है। इस स्थल पर भगवान गणेश के सिर पर शंख पहने हुए काल भैरव की एक मूर्ति और एक बौद्ध भिक्षु हाथी की मूर्ति भी मिली है। बोजनाकोंडा के पश्चिम में एक और पहाड़ी लिंगला मेट्टा मौजूद है। जावा के बाराबोदूर में बौद्ध मंदिर का निर्माण लिंगला मेट्टा के संरचनाओं के तर्ज पर किया गया है। बोजनाकोंडा और तक्षशिला की गुफाएं एक जैसी हैं। संग्राम शब्द का प्रयोग तक्षशिला में किया जाता था, लेकिन आंध्र प्रदेश में इसका प्रयोग कभी नहीं किया गया। इन दो विशेषताओं से यह पता चलता है कि बौद्ध प्रथाओं ने उत्तरी भारत में बोजनाकोंडा को प्रभावित किया। इस प्रकार से दोस्तों इसमें जितने भी कथन है वो सभी सही हैं, सभी तीन कथन सही हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। यह आंध्र प्रदेश में स्थित एक बौद्ध स्थल है, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसमें हीनयान, महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म की विशेषताएं सम्मिलित हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन, इसमें शंख पहने हुए भगवान गणेश के सिर के साथ काल भैरव की एक आकृति है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।